अब हम आ गए हैं कुतुब मीनार के सामने। कुतुब मीनार का इतिहास है, इसको 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और वो एक ही मंजिल बना पाए। उसके बाद उनकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 के अंदर उनकी मौत हो जाती है। बाद में इसकी जो 3 मंजिलें हैं ये उनके गुलाम और उनके दामाद इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और जो आखिरी वाली मंजिल है वो तुगलक वंश के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1368 में। उसके बाद बताते हैं इस पर कई बार भूकंप का असर हुआ, बिजली भी गिरी। इसकी मरम्मत का काम 1503 में सिकंदर लोदी ने, लोदी डायनेस्टी के सुल्तान ने करवाया था। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है और इसके अंदर अरबी फारसी में शिलालेख लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा है। ये सब अभी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देखिए कुतुब मीनार के अंदर जो अरबी और फारसी के अंदर शिलालेख हैं, जो फूल पत्तियों से डिजाइन किया गया है। इसकी 4 मंजिलों के ऊपर रेड स्टोन का काम हुआ है, लाल पत्थर से बनाई गई है, और आखिरी वाली 2 मंजिल सफेद संगमरमर से बनी है। ये ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बताते हैं इसको, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 73 मीटर 240 फुट। इसका जो व्यास है, गोलाई है, वो जमीन पे है 14.3 मीटर और ऊपर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे है 2.7 मीटर यानी फुट, और इसमें सीढ़ियां हैं 379 और निर्माण सामग्री में लाल बलुआ पत्थर पहली 3 मंजिल और संगमरमर बाकी की 2 मंजिल। यहाँ पे फूलों की बेलों की नक्काशी है, अरबी फारसी में शिलालेख है, कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। घूमते हैं इसके चारों तरफ, इसी पे रख फोकस, इसी। तो साथियों, ये मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया, और अभी मैं कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में और जो इसको जिसकी दिमाग की उपज है, जो इसके शिल्पी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास आपको बता देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था और वो काफी पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने राज का विस्तार बहुत लंबे इलाके में किया, हिंदू राजाओं पे हमले किए, उनको हराया। उसके बाद में 1191 में गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हमला किया भारत पे, और उन्होंने जो पहली लड़ाई हुई तराइन के अंदर, जिसको अब करनाल बोलते हैं, उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और मोहम्मद गोरी अपनी जान बचा के वापस गजनी भाग गया। लेकिन 1 साल बाद ही 1192 में मोहम्मद गोरी ने दोबारा फिर हमला किया दिल्ली पे, और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मोहम्मद गोरी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के अंदर उसने अपने एक गुलाम को अपना उपशासक बना के नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम को उसने गजनी की एक मंडी से खरीदा था। उस टाइम ये जो मानव को गुलाम बनाने का जो है एक बहुत बड़ा ट्रेड होता था, तो उसने अपने इस गुलाम को दिल्ली का उपशासक यानी एक डमी शासक बना के यहाँ पे बिठा दिया और खुद वापस गजनी में चला गया। और ऐसा 1192 से लेके और 1206 तक चला। 1206 के अंदर वहाँ पे लाहौर के पास एक धमियक नाम की जगह है, वहाँ के एक जाट कबीले खोखर जाटों ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह के कारण को दबाने के लिए मोहम्मद गोरी ने लाहौर पे आया मोहम्मद गोरी, और खोखर कबीले के सरदार रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। उसके बाद 1206 में जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्वतंत्र शासक बन गया। लेकिन इसके बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।
क्योंकि 1210 में उसकी मृत्यु हुई और 1206 में वो शासक बना। 4 साल का ही शासन रहा, लेकिन ऐसा बताते हैं कि वो असली शासक बना 1208 में। उसने अपने नाम के सिक्के नहीं डलवाए थे 1206 में, और ना ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ये एक रस्म होती थी, धार्मिक रस्म, कि जो बादशाह अपने को बादशाह घोषित करता था वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था। तो जब उसको जो गजनी के अंदर, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब मरा तो उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी ऐसे ही बैठे बिठाए मिल गई, लेकिन उसने 2 साल तक फिर भी अपने आप को शासक घोषित नहीं किया। जब मोहम्मद गोरी के एक रिश्तेदार ने उसको गजनी से इस बात की इजाजत दी कि अब आप अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर सकते हो, तब उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। लेकिन वो 4 साल ही राज कर पाया। 1210 में पोलो खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरे मौत हो गई। और वो दिल्ली का शासक जरूर था, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब चलते हैं आगे।